यही बात है, ऐसा होता यही नहीं है सर। अब ये ज़िंदगी मतलब ये सोच नहीं रहे कि आने वाला कल क्या लेके आ रहा है। जस्ट टू शेयर विद यू बिल्कुल, ये इसका कोई ताल्लुक नहीं इस चीज़ से, मेरी बेटी यूसीएलए में पढ़ रही है। सोशियोलॉजी हमारे नस्लों में किसी राइट, ने राइट। सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी, हम लोग लड़के इंजीनियर बनते हैं और लड़कियों ने किसी ने एमए इकोनॉमिक्स कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। जो उस ज़माने में दस्तूर था कि किसी ने ग्रेजुएशन के बाद शादी हो गई। इससे ज़्यादा एक मेरी भतीजी ने एमबीए ज़रूर किया था। बट उसको समहाउ और सही। द अदर उसको ये साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी से दिलचस्पी ए लेवल के बाद वो पढ़ रही है वहाँ पे। तो अब वो भी ऑनलाइन कर रही है, तो मुझे बता रही थी कि बाबा ये आप उसका मैं आपको एग्ज़ैक्ट वर्ड कोट कर रहा हूँ। कह रही बाबा एक तो ग्रेट। पढ़ाने वाले तो होता है पीएचडी, जो फैकल्टी है। वहाँ पे पीएचडी से कम तो कोई सही, फैकल्टी होती ही ना, चाहे अंडर ग्रेजुएट्स हों सही, यूसीएलए के अंदर। और उसके साथ हर क्लास के अंदर वो कह रही 3 घंटे की क्लास में 3 टीए टीचिंग असिस्टेंट होते हैं। सही। वो सारे के सारे पीएचडी स्टूडेंट होते हैं। ठीक है? वो सारे मौजूद होते हैं। कहते हैं उसके बाद ये होता है कि हम अगर कोई असाइनमेंट सबमिट करते हैं ना, दैट असाइनमेंट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 टीएस। वो पहले उसको प्लेगरिज्म पे रन करते हैं। अगर सही। आपने कोई रिटन असाइनमेंट सबमिट किया है, दैट असाइनमेंट इज़ टेक यू नो थ्रू प्लेगरिज्म कि जी आपने कोई नकल तो नहीं मारी, 2 बच्चों के आपस में तो नहीं मिल रहे। इस तरह के वो चेक करके अगर वो $15,000 सेमेस्टर की फीस ले रहे हैं ना, तो दे आर गिविंग सर्विस एज़ वेल ना कि कोई बच्चा कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। इवन ऑनलाइन में भी वो अपने बच्चों को तबाही से बचा रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल, तो मैं देख रहा हूँ कि चाहे वो फैकल्टी हो, चाहे बच्चे हों, हर आदमी जो है वो सिर्फ़ एक जैसे आपने कहा ना कि बगैर कुछ किए हमें सब कुछ मिल जाए, हमें कुछ करना ना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े, कुछ सोचना ना पड़े, कुछ अकल का इस्तेमाल ना करना पड़े, वो ये बगैर सब लोग जो हैं। अभी मैं एक कल मुझे नेक्स्ट सैटरडे को लेना ही है, एक मिड टर्म लेना है, तो 29-30 स्टूडेंट्स हैं, कल मैं उनसे यही बात कर रहा था। अच्छा एक तो दूसरी चीज़ ये हुई है ना कि ये जो गलती इदारे से हुई है, हमदर्द से गलती क्या हुई कि आपने अगर ईएलएमएस सिस्टम लिया था ना, तो ईएलएमएस जी। सिस्टम के ऊपर आपको कोचिंग करनी चाहिए थी, ट्रेनिंग करनी चाहिए थी अपने स्टाफ की भी, टीचर्स की भी एज़ वेल एज़ स्टूडेंट्स की भी क्लासेस होनी चाहिए थी कि भाई देखो, अब आपकी चलिए सीएमएस तो एक आपका अलग सिस्टम है ना कि आपका एक सीएमएस आईडी होती है, आपने अटेंडेंस चेक कर ली, टीचर ने आपकी अटेंडेंस वहाँ पे डाल दी फिजिकल उसके ऊपर ताकि रिकॉर्ड आपका मेंटेन रहे। मैं ये देख रहा हूँ कि एल खास तौर पे जो विजिटिंग फैकल्टी है या आपकी अपनी फैकल्टी है, दे डू नॉट नो द डिटेल्स कि जी हो क्या रहा है, ये ईएलएमएस है क्या? नाउ विद द रिजल्ट कि क्या होता है कि मुझे 3 महीने हो गए, मुझे किसी ने एक लेक्चर नहीं दिया, कोई एक वीडियो नहीं बनी हुई है कि जिसको मैं फॉलो करके ईएलएमएस को समझ लूँ कि क्या है, इस पे पेपर कैसे लोड करते हैं। अब आपके साथ जब मैंने मिड टर्म किया, मुझे यही प्रॉब्लम हुई कि मैंने जाके असाइनमेंट के ऊपर डाल दिया, अनाउंसमेंट पे डाल दिया 3 सवाल। इसलिए कि मुझे नहीं आता था वो सिस्टम, किसी ने मुझे नहीं बताया। अपने कुलीग से मैं पूछ रहा हूँ कि भई मुझे बताओ ये किस तरह ऑपरेट करता है? वो एक अलग गलती हुई। आप अगर जैसे किसी भी इदारे में जहाँ मैं पहले काम करता था, एसएपी, ईआरपी सॉल्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन हुई। इट टूक अस 2 इयर्स टू इम्प्लीमेंट दैट सिस्टम। मतलब वहाँ पे ज़ाहिर है कि जिन लोगों ने इस्तेमाल करना है, उनकी जो नॉलेज बेस था या उनकी जो क्वालिफ़िकेशन थी, कोई बीए पास है, कोई एमए पास है, जो निचले लेवल जो स्टाफ होता है, लोअर स्टाफ होता है, आपका ज़ाहिर है वो सारे टेक्निकल तो नहीं होते ना। उनकी ट्रेनिंग सीनियर्स की ट्रेनिंग, हर एक की ट्रेनिंग कर कर के 18 महीने में जाके रोल आउट किया था उस प्रोग्राम को। अब ये एक अचानक एक सॉफ्टवेयर खरीद के सबके ऊपर डाल दी गई है। जिससे सॉफ्टवेयर खरीदी थी उससे ये भी बात होनी चाहिए थी कि भाईजान आपने सारे टीचर्स को भी सिखाना है, लड़कों को भी सिखाना है। तो एक से दूसरा आदमी सीख सकता है। तो वो एक अलग चीज़ है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी तक लड़कों को ये नहीं पता कि जो लेक्चर्स आप ईएलएम्स पे अपलोड करते हैं, वो स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि उस लेक्चर्स को जाके देखना कैसे है अगर कोई फॉलो करना चाहे। चलें वो मैं तो ये करता हूँ यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ, अगर कोई अक्लमंद होगा तो वो उस लिंक से जाके कर लेगा। लेकिन ये चीज़ें चल रही हैं और बहरहाल अब वो कहते हैं ना कि माशरा जब किसी माशरे की कामयाबी या नाकामी का एहसास जो होता है ना, वो उससे होता है कि आप अपनी नई नस्ल को कहाँ लेके जा रहे हैं, कैसे उनकी तरबियत कर रहे हैं। तालीम बगैर तरबियत के जो है बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। खाली डिग्री का पेपर लेके मैं जो बार-बार आपसे इंसिस्ट कर रहा हूँ कि भाई मैं आपको आइंदा आने वाले कल के लिए तैयार कर रहा हूँ, आइंदा आने वाले कल के लिए तैयार कर रहा हूँ। इसलिए कि मैंने इंडस्ट्री में इंजीनियर्स को ज़लील व ख़्वार होते हुए देखा है, बर्बाद होते हुए देखा है जस्ट बिकॉज़ कि वो अपने जो कहते हैं ना हम कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। चीज़ पता सब होती है उन्हें।
मैंने आपको शायद एक मिसाल भी दी होगी कि मेरे एक सीनियर थे, पाइपलाइन इंजीनियरिंग में मैंने उससे ज़्यादा कॉम्पिटेंट इफेक्टिव आदमी नहीं देखा। आप उसके सामने एक रख दें कि जी 16 किलोमीटर की पाइपलाइन डालनी है, इतना डायामीटर है, ये रूट है, आप ज़रा बता दीजिए। वो आदमी उसके अंदर इतनी सलाहियत थी कि अपने कमरे में बैठे हुए बगैर किसी सॉफ्टवेयर के यूज़ किए हुए अपनी कैलकुलेशन करके आपको जो रफ एस्टिमेट देता था, आप यकीन करें कि जब फाइनली कंसल्टेंट की तरफ से डिज़ाइन बन के आता था, उसकी बात में और कंसल्टेंट के डिज़ाइन के अंदर, कॉस्टिंग के अंदर हार्डली 2-4% का फ़र्क हुआ करता था। बट ही नेवर वेंट टू द लेवल ऑफ जनरल मैनेजर। ही रिटायर्ड एज़ अ डिप्टी जनरल मैनेजर, वो रिटायर हो गए। हम उनसे आगे निकल गए थे ज़िंदगी के अंदर। वो हमारे मतलब एक तरीके से हमसे पीछे रह गए थे, लेकिन हम मशवरे के लिए, काम के लिए उनके पास जाते थे, उनसे जाके समझते थे। रीज़न क्या था? वो एनईडी के मतलब मुझसे भी सीनियर हैं, 70s के इंजीनियर में थे। मसला क्या था? सिर्फ़ और सिर्फ़ कम्युनिकेशन स्किल्स का मसला था। कोई सेल्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई मैनेजमेंट के सामने कोई प्रेज़ेंटेशन हो रही है, 4 जुमले बोलने के बाद वो 5वें पे हकलाना शुरू कर देते थे। सारेगामापा शुरू हो जाता उसके बाद क्या होता है देखिए जो मैनेजमेंट होती है ना उसके पास टाइम नहीं होता, कि वो इस तरह की चीज़ें ना ही इतनी कंसिडरेट मैनेजमेंट होती है कि इस चीज़ को लिबर्टी दे के आपके अंदर अगर खुदा ना खास्ता कोई कमी है, तो आपको अलाउंस दे इस चीज़ का कि चलो ठीक है इसको ठंडा होने दो, काम-धाम करने दो। तो वो नहीं होता था, उसका नतीजा यही हुआ कि वो पीछे रहते चले गए, दूसरे लोग आगे निकलते चले गए। तो मैंने आपको ये एग्ज़ाम्पल देके एक शख्स की फिज़िकल एग्ज़ाम्पल देके बता रहा हूँ जिसको मैंने देखा है। व्हाई आई इंसिस्ट मोर एंड मोर कि भाई अपनी प्रेज़ेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो। आपको खत लिखना आ जाएगा, आपको ईमेल लिखना आ जाएगी, अभी आपके साथ शेयर करूँगा कि ईमेल के क्या वो होते हैं, ये खत का जवाब कैसे लिखा जाता है। वो सारी चीज़ें इतना इश्यू नहीं है जितना अपने आप को प्रेज़ेंट करना होता है। आपकी ये समझ लीजिए ना कि आपके सामने इतनी प्रोडक्ट आप सुबह से शाम तक आजकल तो हर कोविड में कम हो गई है मार्केटिंग। आप जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग कोई कंपनी करती है, अरबों रुपए का बजट रखती है, क्यों करती है? आपके माइंड को कैप्चर करने के लिए ना। यही है ना? यही चीज़ कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर होती है कि आपका कॉम्पिटिशन आपके साथी से होता है। अभी मुझे 4 नाम सामने नज़र आ रहे हैं। अरबाज का नाम नज़र आ रहा है, हमाद का नज़र आ रहा है, मंसूर का नज़र आ रहा है, गालिब का नज़र आ रहा है, वजाद का नज़र आ रहा है। फ़र्ज़ करें आप एक इदारे में चले जाते हैं। जिस दिन आपने उस इदारे में कदम रखा ना, आपकी दोस्तियाँ खत्म हो जाती हैं, देन एवरीबॉडी इज़ फॉलोइंग देयर ओन करियर। आप अपने करियर को आगे लेके चल रहे हो, दूसरा जिसका जितना स्किल सेट बेहतर होता है, वो उतना ही आगे बढ़ता है। ये बड़े एक सिंपल उसूल है ज़िंदगी का और ये चीज़ें जो है ना धक्के खा के इंसान सीखता है। कोई किसी यूनिवर्सिटी में, किसी क्लासरूम में ये बातें नहीं बताई जाती हैं। मसलन मैं आपको बताऊँ पहली मीटिंग जब मैं अटेंड करने के लिए गया तो मुझे ये नहीं पता था कि मीटिंग होती क्या है? मीटिंग के डेकोरम क्या होता है? ये कोई इदारे में किसी क्लासरूम में ये चीज़ नहीं पढ़ाई जाती है। ये फिर वहाँ जाके आपको अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को यूज़ करके देख के मीटिंग में बात किस तरीके से की जाती है। अगर कोई जूनियर बात कर रहा है तो पहले सीनियर की तरफ देख के उससे आँखों-आँखों में परमिशन लेगा कि जी मैं ये बात कुछ कहना चाहता हूँ। वो फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज से जज करता है, आपको फ्लोर देता है। ये हमें वहाँ जाके पता चला पार्लियामेंट में स्पीकर फ्लोर देता है। आप अगर मीटिंग के अंदर जाते हैं तो जो चेयर कर रहा है मीटिंग उसकी इजाज़त के बगैर आप एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते। और अगर आपने बोला तो मतलब आपको डाँट भी पड़ सकती है और आपके ऊपर एक नेगेटिव एक क्रॉस लग जाएगा कि जी ये बंदा है इसको तमीज़ नहीं है बात करने की मीटिंग में आने की। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके अंदर ये स्किल्स डेवलप होती हैं, आप देखते हैं, लोगों को देखते हैं, अपने सीनियर्स को देख के किस तरीके से बात होती है। मैंने आपसे मिनट्स ऑफ मीटिंग का एक पूरा शेयर किया था कि ये भी एक आर्ट होता है कि और जिसको सेक्रेटरी बनाया जाता है उसमें 2 चीज़ें देखी जाती हैं। एक कि वो जो जिस्ट है पूरे डिस्कशन का उसको लिख सकता है, नहीं लिख सकता। एक टॉपिक के ऊपर डिबेट होती है ना 15 मिनट हर आदमी अपनी बात बकवास कर रहा होता है। अगर आपने आपके पास रिकॉर्डिंग डिवाइस भी होती है। वो रिकॉर्डिंग डिवाइस से सारा सुन के आपने जिस्ट निकालना होता है कि यानी आपने पढ़ा होगा ना कि हाई स्कूल के अंदर इंग्लिश में, उर्दू में आपको दिया जाता है कि जी खुलासा लिख दें। यानी कोई एक बड़ा मज़मून है उसका उसका आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना है उसका। वो एब्स्ट्रैक्ट लिखने का आपको अगर आर्ट आता होगा तो आप मिनट्स ऑफ मीटिंग लिख सकते हैं। वो एक दफ़ा अगर आप उस तरफ आ गए, आप खुद ब खुद जो है मैनेजमेंट की नज़रों में हाइलाइट होते चले जाते हैं। वो अच्छा ये मसला है उसको बुलाओ भई, फलाने को बुलाओ, अज़ीम को बुलाओ कि भई वो लिखेगा मिनट्स। तो ये करते हैं आप लोगों को आपको मुतमईन करना होता है सारे जो आपके पार्टिसिपेंट होते हैं कि उनको कि भई देखिए मैंने ये लिखे हैं, आपको अगर कोई इतराज़ है आप 12 घंटे का 14 घंटे का उनको टाइम देते हैं कि
इसके अंदर आप देख के मुझे बता दें, नहीं है तो ये मिनट्स आपने इश्यू कर दी फाइनल। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कि या तो आपको बना देती हैं या आपको बर्बाद कर देती हैं। एनीवे अच्छा मुझे ये बताइए कि मेरे पास 3 प्रेज़ेंटेशन मौजूद हैं, एक तो शायद अज़ीम मून ने नहीं की है, वो आज मौजूद हैं। मैं वो अगर वो करना चाहें तो कर लें वरना मैं अपना काम शुरू करता हूँ। जी सर लगा दें। सॉरी? कूलिंग सिस्टम। जी सर आपकी लगा दें। आवाज़ नहीं आ रही है अज़ीम। हेलो सर। जी हाँ, ब ज़ोर से बोलें आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा। जी, अब आई है, हाँ बोलें। लगा दें सर। अ, जी लगा टॉपिक दें। क्या है आपका मुझे बताइए 3 मेरे कूलिंग। पास रह गए हैं और ये मैं अभी बता रहा हूँ सीआर साहब ज़रा गौर से सुन लीजिए कि इन 3 के बाद 8 आदमी रह जाएँगे जिनका के इस असाइनमेंट में 0 मार्क्स होंगे। ये 3 अगर आज कर लेते हैं जिसमें उकाशा साहब शामिल हैं, वसीम सज्जाद शामिल हैं और कूलिंग सिस्टम किसकी है प्रेज़ेंटेशन ये? मेरी है सर ये। अच्छा जी। देखो अब ये मैं आप क्या कहूँ मैं आपको, इस पूरी प्रेज़ेंटेशन के ऊपर किसी स्लाइड पे मुझे ये नहीं पता चल रहा कि अज़ीम उनकी बनाई हुई प्रेज़ेंटेशन सर वो एक्चुअली मिड्स थे तो मैंने मिड से पहले वो थोड़ी जल्दी में बनाई थी तो मैंने फिर है। ऐसे ही सेंड खुदा कर के दी मैंने वास्ते कहा अपना वो। नाम और जो सीएमएस आईडी तो लिखनी पड़ती है ना भाई। अब सर वो गालिब ने नाउज़ुबिल्लाह मेंशन मुझे किया था तो इसको भूल ही प्रेज़ेंटेशन गया। को देख के मेरे ऊपर कोई मुझे कोई फरिश्ता तो आके नहीं बता रहा कि अज़ीम ने बनाई है प्रेज़ेंटेशन। हाँ सॉरी मैंने सर। अज़्यूम किया है इस बात को कि आपकी प्रेज़ेंटेशन है। ओके। देखो ना आप अगर एक काम कर रहे हो उस काम का किसी को पता ही ना हो कि आपने ये काम किया है। नज़र आ रही है आपको प्रेज़ेंटेशन इनकी जनाब? नहीं सर। 1 मिनट ठहरो, क्या हुआ है? अब आ रही है नज़र बिस हेलो? जी सर आ गई है। यस सर आ रही है। जी है, जी है। मैं इसको पॉज़ उस पे कर रहा हूँ, स्लाइड शो पे कर रहा हूँ और आप कंटिन्यू यस सर। अज़ीम आपकी आवाज़ चली गई है। सर मे बी नेट का प्रॉब्लम है। कोई और है मौजूद इनके अलावा? उकाशा साहब हैं? नहीं है। हेलो। जी। सर मेरे पास आ गई स्क्रीन आ गई। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है सर। वो चले गए थे ना वो, आ गए हैं वापस? कौन चले गए थे सर? अज़ीम मून कल लाइन ड्रॉप हो गई थी ना? सर ये अजीम मूनी है बोल अच्छा, रहे हैं। सर जी। एक सेकंड मैं अपना नेट डाटा पे स्विच कर लूँ ये वाईफाई जो है ना ये भी फिर बीच में इंटरप्ट करता रहेगा। कर लीजिए आप। जी 1 सेकंड प्लीज। गालिब मैंने आपको अटेंडेंस बनाने के लिए एक्सेल शीट कहा था, आपने बना ली है? यस सर बना रहा हूँ सर मैं साथ साथ ही। नहीं, वो पिछली वाली मेरे पास तो मौजूद है, कोई गड़बड़ ना करना, मैं चेक करूँगा उससे। जो आपने ठीक पहले है सर। स्क्रीनशॉट मुझे भेजे हैं, मैं सब मैंने सेव किए हुए हैं वो। ठीक है सर। ठीक है? कभी तुम दोस्तियाँ निभाओ कि जो नहीं है उसको हाज़िरी लगा दो उसकी, ऐसा ना करना। नो सर। ओके। वैसे तो इस दफ़ा जी सर। काउंट नहीं हो रही जहाँ तक मेरा है, अटेंडेंस के ऊपर कोई ऐसा कोई डायरेक्शन अभी तक मेरी नज़र से गुज़री नहीं है। सिर्फ़ आपकी वो जो मसला है वो तो मैं इसमें नहीं बोल सकता, फाइनेंशियल इश्यू आपके लोगों के जो है ना, फीस के वो तो डायरेक्शन मेरे पास आई नहीं है कि आप रिज़ल्ट शेयर ना करें, जब तक कि डीन साहब ना कह दें। जी सर मैं आए। जी, प्लीज़। ऑलराइट। In the name of Almighty Allah, who is the most beneficent and merciful, honorable sir and dear fellows, good morning and assalamu alaikum. This is Azim, and the topic on which I am going to present is cooling system. So first of all, as the name indicates itself that the cooling, it is a system which is designed or which is used to decrease the temperature of something. And in our case, we are going to discuss the cooling system of an engine. Uh, sir, please move on to the next slide.
Okay. So coming to the purpose of cooling system, there are a number of purpose. First of all, the main thing is the cooling. That we have to keep our engine to its operating temperature. We don't want to exceed the temperature of our engine, and we don't want it to the minimum level as well, because the engine needs its working temperature. So this is the system keeps the engine to its working temperature for its better efficiency. And for that, we use the cooling system. And it, as its name indicates, that it's a cooling system, so it obviously removes the excessive heat of the engine. For that, there are so many components in the system. We will come on that later on. And the other purpose of it is that it provides the heat into the passenger compartment. Like in nowadays, like there's a winter season, so we need hot air in our passenger compartment, so that is also gained by the system. And coming to the types, there are basically two types of the cooling system. First one is air cooling system, and the second one is liquid or water cooling system. So coming on the air cooling system, sir, please move on to the next slide. Okay, air cooling system. In air cooling system, first of all, the system is used in small engine, like you might have seen into your bikes. This is used in small engine because in small engine there is no excessive heat produced, because we don't run that engine for a long period of time. So for that purpose, we just make our engine cool by air. So for that, we use fins. And in this, actually, this objective is obtained by having a look on the material properties of the engine. And we make fins, and the air is the actually main uh, component, or the main, or what should I say, main thing that actually cools the engine. The fins are made so the air actually hits the fins, and then the heat from the engine comes into the fins, and the fins become hot. When air comes in contact with the fins, then air takes away all the heat, and the cooling purpose is obtained. And this system is used in small engines, not in our automobiles or in our cars or trucks or big engines. So, sir, please move on to the next slide. All right, coming to the liquid cooling system, which is the main topic. So in liquid cooling system, as the name indicates, the liquid is used. And in this case, the liquid is not the water, which is usually used in our society. The liquid is actually the coolant, which is used in the cooling system, and the coolant has different properties. Uh, I will come on this topic in the working principle, which is the next slide, I guess. Sir, can you please move on to the next slide? Uh, Sir, actually, I kept the slide in the end, so there is a mistake, I guess. So come on to the part G. So coming ये on the components of the liquid system, जी sir. जी जी ये वाली करें please. जी जी. Okay, coming on the components, the first component is water pump. So everybody knows that what is the function of the pump. Pump actually flows the liquid or the coolant in whole the system, and the pumps take drive from the engine through belt. And next is the radiator. Radiator is actually uh, heat exchanger. It actually sucks, or what should I say, it takes the heat from the engine, and then it delivers it into the atmosphere. Then there is a fan. Fan is actually to increase the draft of air through the radiator. This actually works when our vehicle is not moving, or it is moving in slow speed, or our engine is in ideal position. In that case, there is a more need of fan. And water jackets. These are actually the passages, or the way, or the path for the water or the coolant, in which the liquid or coolant flows into the engine, and it carries all the heat and it takes it to the radiator. The next part is thermostat valve. This is actually the most important part, which is unfortunately not used in our atmosphere, because our mechanic hazard actually throw out this part from the engine, and they said that your engine will work okay now.
but this is the main component, and I will explain it in the next slide in the working principle about this component. Okay, the next is storage tank. Storage tank is actually, as the name indicates, is the storage tank. So it stores the coolant uh, for that when engine needs it, it actually sucks the coolant from it, and when the coolant actually boils or heats up, it doesn't fall down. It actually goes into the storage tank. So later on we can use it when the coolant becomes less in our system. So the next part is heater core. It is the component which is inside our passenger cabin, and when we need hot air in our passenger compartment, then there is a need of this compartment, this component actually, which is heater core. All right, these are the physical components of every part, like water pump. This take drive from the engine through belt, and it circulates the coolant into the whole system. Here is the next is the radiator, and here is a physical picture of the radiator. The upper part is called upper tank, and the lower is called lower tank, and two hoses are connected on this upper and lower part. The upper hose bring the hot coolant into the radiator, and the coolant flows through these tubes or the piping, and it flows down, and then it goes in the lower tank, and from lower tank it goes back into the engine. So please move on. All right, here is the thermostat valve, the physical picture of the thermostat valve, and it actually works. It actually has mercury inside it. Uh, it actually controls the flow of the coolant, because we don't want our coolant to flow in our whole system to gain our objective. Our objective is to keep our engine to its working temperature. So this component actually allows or controls the flow of the coolant. The next is the water jackets. Here you can see in this picture that these are the passages, or these are the ways which you can't see in the engine, which is uh, closed or which is assembled. So you can't see otherwise. So this is a cutaway picture of the engine in which you can see the water jackets. These are actually placed where the more heat is produced. Like it is obviously it is produced near to the combustion chamber. So these are the water jackets you can see in the picture. In these passages, the water flows and it takes the heat from the engine and it again goes to the radiator. So please move on to the next slide. All right, here is a cooling fan. It is situated right behind the radiator, and it is actually electronically operated nowadays. So when the vehicle is not moving, or when the engine is slow, or when the car is at idling position, then the fan runs and it actually sucks the air from the radiator. And so because the vehicle is not moving, so obviously there will be not enough flow of air, but we need to cool down our system. So for that purpose fan is used, and it then draft the cold air and then it cools down the coolant. So next is the storage tank. There is nothing to explain about it because it is just like a bottle. So the next is the heater core. It looks like same as a radiator, but its purpose is to, there's actually no difference in heater core and radiator. They both are the same thing. So it is actually used to provide hot air into the passenger compartment. So there are two pipes. One is for hot coolant or hot water, and the other is for its return. So the hot coolant actually, or I guess I should not say the coolant, hot coolant. So the hot liquid actually comes into the heater core, and then in our passenger compartment, when we move our knob to there are actually two colors, blue and red. So when we move our knob to the red, that means we need the hot air. So then actually the coolant is coming every time into the heater core, but when we move the knob to the hot side, that when we need the hot air, there are actually windows which connects
the flow of the air, then the coolant is already coming into the heater core. But when we move the knob and the window gets open, so then the air comes through this, like the fan does the same job. But in this case, we used a blower motor, which we say that the fan is on inside our passenger cabin. I'm talking about that fan, not this one fan. So then hot air comes into our passenger compartment through this heater core. Sir, move on to the next slide, please. Acha, sorry, come back to the principle of working. Yes, this one. So coming on to the working principle of water cooling system, here is the picture which will show you which will let you explain that how this system actually works. So in right side, this arrow will actually show you the flow of liquid or coolant. So coming on first of all to the thermostat valve, which is here right above. So what actually happens that when we start our engine, the pump is working all the time because it is taking drive to the engine through valve. So what happens that it actually flows the coolant into the engine all the time. But the thermostat, it actually brings the temperature of the engine to its optimum or its working temperature, that it does not allow the water or the coolant to go directly into the radiator when we just start our engine. It does not allow the coolant to go there. The coolant just flows into the engine and it doesn't go in the radiator, so it gets heat, and it, of course, it's not going into the radiator, so it doesn't cool down. So it becomes hot and the engine gains its temperature very quickly. When the temperature of the coolant or when the temperature of the engine rises, the thermostat valve opens and then it allows the coolant to go into the radiator. So this is the main working of the thermostat valve. So when the liquid goes into the radiator, you can see it goes into the upper tank. So the liquid goes into the upper tank and then the liquid falls down in the lower tank of the radiator. So the air is coming from this side, which is written here, radiator tube. From this side, the air comes and then it takes away all the heat of the coolant. And if our vehicle is not moving or it is at idling position, then fan is there. Then the fan moves electronically, and then it sucks the air, and the air takes the heat away. So here on the upper tank of the radiator, there is a pressure cap, which we call a radiator cap as well. That is also a main component. Actually, the storage tank is connected to the radiator through that radiator cap. The radiator cap is spring loaded, and when the pressure inside the system rises, the spring of the radiator cap get compressed, and then it allows the coolant to go into the storage tank. Otherwise, the coolant cannot go into the storage tank and it cannot come back into the system. So that is the purpose of pressure cap as well, that it allows the coolant to go into the storage tank when the pressure inside the system rises. So what else is remaining? So I guess I have covered all the things. So this is it. So Good. thank you. Any Good. questions? जनाब, पहला सवाल कौन पूछेगा? जैन नजर नहीं आ रहे हैं मुझे, क्योंकि जैन पहला सर सवाल। मैं हूं सर। अच्छा, जैन पहला सवाल जी आप सर। पूछेंगे जी। Yes sir. Moon, you told us in water cooling system we use water as a medium for cooling. Are there any possibilities that we can use liquid nitrogen to cool our engine, as it will provide more efficiency? So can you elaborate on this, please? Acha, liquid, actually we use a coolant, and the coolant has its own properties, because the coolant has the properties that we use the vehicle in everywhere. So where there's a cold environment, like nowadays or in Chicago and the cold areas, the coolant doesn't allow the water to get freeze, because we don't want that. And in hot areas, it doesn't allow the water to get boiled very soon, because the boiling temperature of the water is 100 degrees centigrade. Everybody knows that. But the coolant does not allow the water to boil at 100 degrees centigrade. It has its own property.
So it doesn't allow the water to get spoiled very soon, and it doesn't allow the water to get freeze in the cold areas as well. So I don't know what you are talking about. If that thing has the same properties, then I guess we can use it. Otherwise, I can't say anything about it. Okay. Daniel? दानियाल दानियाल नहीं है. अच्छा, अमीन, एनी क्वेश्चन? Sir, no question. ओके. हमाद? सर सुनील कुमार। सर हमाद क्वेश्चन है. जी जी. अजीम, तुम हम लोगों को बता रहे थे कि जो रेडिएटर के अंदर जो पानी होता है जब वो चल रहा होता है और जब इंजन बंद होता है तो वो सारा पानी स्टोरेज टैंक में चला जाता है, रेडिएटर खाली हो जाता है. इसको क्लियर नो कर नो दो. नो नो, ऐसे मैंने कुछ नहीं कहा. ऐसा नहीं होता एक्चुअली. जब हमारा सिस्टम चल रहा होता है तो उसमें ऑब्वियस सी बात है, जब टेम्परेचर राइज होगा तो प्रेशर भी राइज होगा. तो जब प्रेशर राइज होता है तब सिर्फ जो हमारा रेडिएटर के ऊपर कैप होता है, जिसे हम रेडिएटर कैप या प्रेशर कैप या जो भी कहते हैं, वो स्प्रिंग लोड होता है, अगर आपने कभी उसको नोट किया हो तो वो स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस होता है, और तब जो है आपका जो कूलेंट है वो रेडिएटर के थ्रू एक पाइप होता है छोटा सा, जहाँ से वो स्टोरेज टैंक में चला जाता है. अदरवाइज स्टोरेज टैंक में नहीं जाता. जो हमारा लिक्विड होता है, जो हमारा कूलेंट होता है, वो हमारे सिस्टम में ही रहता है. स्टोरेज टैंक में नहीं चला जाता वो बंद होने के बाद. क्लियर? एनी मोर क्वेश्चन? एनी मोर क्वेश्चन? यस सर, सुनील कुमार। जी सुनील. अजीम, आपने जो यहाँ पे वाटर कूलिंग सिस्टम में जो वाटर पंप यूज किया है उसका भी कोई नाम होता है, स्पेसिफिक नाम होता है इसका? इसका नाम क्या है इस पंप का? पंप का नाम क्या होता है? जी हाँ। मतलब आप उसकी टाइप पूछ रहे हैं, या जो हमारे मैकेनिक हजरात कहते हैं? मैकेनिक हजरात तो हमारे इसको आई गेस वाटर बॉडी कहते हैं. आप वो जानना चाह रहे हैं या उसकी स्पेसिफिक टाइप पूछना चाह रहे हैं? जैसे सर्कुलेशन बाथ पंप का होता है तो उस वजह से हम उसको वाटर कूलिंग सिस्टम में उसका पंप होता है, तो यहाँ पे जो पंप आपने सिर्फ लिखा है वाटर पंप होता है, तो वाटर पंप का नाम क्या होता है बेसिकली, जो ये मैकेनिकल व्यू से देखें हम? सेंट्रीफ्यूगल ही होता है, सेंट्रीफ्यूगल टाइप होता है. यस, थैंक यू। जी. ओके. एनी मोर क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है सर, उसामा. जी उसामा. अजीम, मेरा ये क्वेश्चन है कि यार जैसे कूलिंग वाटर कूलिंग सिस्टम तुमने बताया, एक होता है रेडिएटर जो स्मॉल बेसिस पे काम करता है गाड़ियों वगैरह में, और एक होता है कूलिंग टावर. तो उन दोनों में बेसिक प्रिंसिपल के अंदर क्या डिफरेंस होता है कूलिंग टावर और रेडिएटर में? कोई फर्क नहीं होता. दोनों का जो प्रिंसिपल है वो सेम होता है. दोनों जो है एज अ हीट एक्सचेंजर काम करते हैं. लेकिन जो आपने कूलिंग टावर की बात की है, वो आप बहुत हाई लेवल चले गए, पावर प्लांट पे चले गए, लेकिन बेसिक सिस्टम उनका भी यही होता है. अगर आप कभी आपने कूलिंग टावर अगर आपने विजिट किया हो, उसमें भी यही होता है. जो आपका पानी होता है वो आपका जो होता है, ये क्या नाम बोला आपने, भूल गया मैं, सॉरी. क्या नाम कूलिंग था? टावर. कूलिंग टावर. कूलिंग टावर. कूलिंग टावर के जो है वो टॉप पे आता है, और वहां से जो है वो पानी नीचे गिर रहा होता है थ्रू ग्रेविटी. और साइड्स पे या तो फैंस लगे होते हैं, या अगर फैंस नहीं होते तो इस तरह की वो फिन्स टाइप होते हैं कि उन पे आके एयर टच होती है, और वो पानी को जो है अगेन वो ठंडा करती है. लेकिन बेसिक प्रिंसिपल जो है वो दोनों का सेम ही होता जनाब, और कोई सवाल? चलिए अब नंबर देने शुरू करें अजीम को. सर जैन जी 5. जैन. ओके. सर गालिब 5। ओके. और आवाज नहीं आई है. ये 4.5। मुझे आवाज ही नहीं आई है 2 के बाद. बिलाल? क्या बात है भाई, आवाज नहीं आ रही है मुझे किसी की. सर अमीन 5। 5. ओके. और कोई जल्दी जल्दी बताओ, टाइम खत्म हो रहा है इसका. सर बजाज हमाद 5. 5. उसामा हमाद 5 सर. 4.5. उसामा 4.5 किसने दिए हैं? हमाद. ओके. अमीन ने दे दिए. बिलाल अच्छा. गालिब ने भी दे दिए. जवेरिया? सर कमर 5। ओके जी. माहम? ओ सॉरी, माहम कह रहा हूँ, जवेरिया? नहीं सर, मुझे नहीं अभी आइडिया, मैंने सुनी ही नहीं. अच्छा, आपने नहीं सुनी है. मैं इससे पहले कि टाइम खत्म हो एक बात कहूँ.
अजीम, मेरा आपका इम्प्रेशन आज बदल गया है। जनरली जो मैंने पिछले 15-20 क्लासें की हैं उसमें आपकी कोई क्लास पार्टिसिपेशन कोई ऐसी चीज मुझे नजर नहीं आ रही थी, और वो देखने के बाद आज आपकी प्रेजेंटेशन सुन के इट हैज टोटली चेंज। नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इस प्रेजेंटेशन का फायदा क्या हो रहा है आपको, क्योंकि मैं आपके सामने क्रॉस नहीं बैठा हुआ, मैंने आपको क्लास के अंदर ज्यादा पार्टिसिपेट करते हुए नहीं देखा, लेकिन आज आपने इस प्रेजेंटेशन करके आपके मुतालिक जो मेरे जहन में एक इमेज था ना, इट हैज चेंज टोटली 180 डिग्री, because I was considering you negative or positive की तरफ positive? बता रहा हूँ। I was taking you as Thank you you, know thank you. in the bottom 50% से आप निकल के top 10% के अंदर आ गए हैं by this presentation, and it is Alright, such a thank you, sir. complete presentation, you know, in every respect जो हो सकती है। और मैं टाइम खत्म हो रहा है, मैं वापस आके इस पे बात करूंगा और फिर आपसे अगले असाइनमेंट के मुतालिक भी बात करनी है मैंने, ठीक है? तो मुझे इतना टाइम दीजिए कि ये प्रेजेंटेशन सेव हो जाए, वरना मसला हो जाता है फिर। जी सर, प्लीज, थैंक यू। Okay, I'll come back and talk about your presentation.